देखिए, मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कितने मिनट्स तक वॉच करेंगे, बट मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरह से देख लिया, कंप्लीट वीडियो देख लिया, तो कोई भी इंसान आपको वेल्थ क्रिएशन, इक्विटी, हाई रिटर्न इस तरह के वर्ड्स बोलकर, बेवकूफ़ बनाकर, पागल बनाकर कोई गलत जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करवा सकता है। क्योंकि आजकल के डेट में बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि एजेंट जो होते हैं, एएमसी कंपनीज जो होती है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस तरह के लोग जो होते हैं, वो पब्लिक को इक्विटी के नाम पे, हाई रिटर्न के नाम पर बहुत ज़्यादा पागल बना रहे हैं और पागल बना बनाकर जैसे तैसे फंड में उनके पैसे को इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। और उनको ये कहा जा रहा है कि भाई लॉन्ग टर्म में आपका बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा, बट वेल्थ क्रिएशन तो होता नहीं है, उनके पैसे तो खराब हो जाते हैं और इसका फायदा उठा लेती है एएमसी कंपनी या एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि जिस इक्विटी के नाम पर आपको बर्बाद किया जा रहा है ना, आज उस इक्विटी को ऐसा एक्सप्लेन करेंगे ना कि एक बच्चा जैसा दिमाग वाला व्यक्ति होगा ना, वो भी समझ जाएगा कि क्या सही और क्या गलत है और अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर बिल्कुल राइट डिसीजन ले सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव कंटेंट अगर आप देखना पसंद करते हैं तो ट्रस्टेड चैनल बी फाइनेंसर को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो इस तरह के वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अब यहां से आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर रियल में आपको लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न चाहिए, बेटर रिटर्न चाहिए और आपका मकसद वेल्थ क्रिएशन है, तो ये बात हकीकत है कि आपको इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, अब इक्विटी में ही क्यों भाई, डेट में क्यों नहीं? तो देखिए, डेट में इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर स्टेबल रिटर्न आपको मिलता है। स्टेबल रिटर्न का मतलब ये होता है न कम न ज़्यादा, मतलब एक बीच वाला जो होता है वो आप मान सकते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई स्टेबल रिटर्न से हम वेल्थ क्रिएशन तो नहीं कर सकते हैं, और इक्विटी में चूंकि हाई रिटर्न मिलता है, इसके लिए वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है और लोग वेल्थ क्रिएशन के मकसद से इक्विटी में निवेश भी करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होता है कि इक्विटी फंड्स तो बहुत सारे हैं, तो क्या सारे इक्विटी फंड्स राइट हैं, सही हैं? तो ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर किस तरह के, किस टाइप्स के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि रियल में लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन ही हो? क्योंकि एएमसी और डिस्ट्रीब्यूटर तो आपको उस तरह के इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करवाएंगे जहां पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा हो या फिर हायर कमीशन मिल रहा हो, क्योंकि इससे एजेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा होने वाला है। और फिर आगे चलकर आपके साथ, आपके पैसों के साथ, आपके इन्वेस्टमेंट के साथ क्या होता है, इससे एएमसी को कोई मतलब नहीं है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को कोई मतलब नहीं है। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि इक्विटी बोलकर गलत टाइप के इक्विटी फंड्स में जो हमें इन्वेस्टमेंट करवा दिया जा रहा है, तो आखिर हमें पता कैसे चलेगा? तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पूरी इक्विटी के चक्रव्यूह को। तो अब जो मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, उसको देखने और समझने के बाद कम से कम इतना तो आप समझ ही जाएंगे कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट किस तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड में करने चाहिए। तो इन सारे चक्रव्यूह को समझने के लिए एक्चुअली में हमें यह समझना पड़ेगा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो इन म्यूचुअल फंड्स को ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहला है मार्केट कैपिटलाइजेशन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट स्टाइल, तीसरा है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, और चौथा है टैक्स ट्रीटमेंट, और पांचवा है मैनेजमेंट स्टाइल। अब पहली कैटेगरी में किस किस टाइप्स के फंड्स आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसमें आपको 4 तरह के इक्विटी म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाएंगे। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप और चौथा है मल्टी कैप। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते किसको हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड जो अपने एसेट्स का 80% इन्वेस्ट करे लार्ज कैप कंपनीज में। अब आप ये पूछेंगे कि लार्ज कैप कंपनीज कौन सी होती है? तो लार्ज कैप कंपनीज ऐसी टॉप 100 कंपनीज होती है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये मतलब होता है, मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका नाम है जेड। उस कंपनी के टोटल शेयर्स मार्केट में 1000 है जो मार्केट में अवेलेबल है। अब उसके एक शेयर की कीमत है 10 रुपये। तो इसका मतलब है कि उस कंपनी का टोटल वैल्यू जो मार्केट में ट्रेड हो रहा है वो 10,000 रुपये है। तो अब इसी 10,000 रुपये को हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कह सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे देश की टॉप 100 कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए उसे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। तो लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड ये काफी स्टेबल होते हैं, यहाँ से जो मिलने वाला रिटर्न होता है वो भी काफी स्टेबल होता है। यहाँ पर रिस्क की अगर हम बात करें तो बहुत ही कम रिस्क होता है, और आपको पता है कि
जहां पर रिस्क कम होगा तो वहां पर रिटर्न भी तो कम ही मिलेगा ना। तो यहां पर आपको इतना पता चल जाता है कि अगर आप अपने पैसे को लेकर रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं बिल्कुल सेफ रहे मेरा पैसा, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो अब हम बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐसा फंड जो अपने एसेट का 65% इन्वेस्ट करते हो मिड कैप कंपनीज में, तो उन्हें हम कहते हैं मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर आप ये पूछेंगे कि मिड कैप कंपनीज किसे कहते हैं या फिर मिड कैप स्टॉक्स किसे कहते हैं, तो देखिए टॉप 100 कंपनीज को तो हम कहते हैं लार्ज कैप। उसके बाद 101 से लेकर 250 के बीच में जो कंपनीज आती है, अगर उनको रैंक किया जाए उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, तो उसे हम मिड कैप कंपनीज कहते हैं। तो अगर आप मिड कैप टाइप्स के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिलेगा तो याद रखिए कि लार्ज कैप से थोड़ा ज़्यादा रिस्क भी आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ से बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है, मतलब जो अपने एसेट्स का 35% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करे और 35% मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, उसे हम कहते हैं लार्ज एंड मिड कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। इस फंड को बनाया ही इसलिए गया है कि आप कम से कम रिस्क लेकर ज्यादा से ज्यादा रिटर्न हासिल कर सके, क्योंकि आपका 35% लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहां पर रिस्क बहुत ही कम है। उसके बाद 35% आपका मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहां पर रिटर्न बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लार्ज कैप से ज़्यादा है। तो दोनों मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न आप यहां से गेन कर सकते हैं। अब आता है स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो देखिए इक्विटी म्यूचुअल फंड का कोई भी ऐसा फंड जो अपने एसेट्स का 65% हिस्सा स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता हो तो हम उसे क्या कहते हैं, स्मॉल कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो जैसा कि मैं इससे पहले बता चुका हूं कि टॉप 100 कंपनीज को क्या कहा जाता है, लार्ज कैप कहा जाता है। उसके बाद जो 150 कंपनीज आती है, 150 कंपनीज, उसे हम कहते हैं मिड कैप। तो टोटल 250 कंपनी होने के बाद जो 250 फर्स्ट कंपनीज होती है और उसके बाद जितनी भी कंपनीज होती है वो सारी के सारी कंपनीज कहलाती है स्मॉल कैप। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि ये रैंकिंग जो हम कर रहे हैं वो मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये रैंकिंग हम कर रहे हैं। तो इस तरह के जो इस टाइप्स के जो फंड होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। मतलब अगर रिस्क की हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है, बट इसका अपोजिट अगर देखें तो रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हाई रिटर्न है, हाई रिस्क है, दोनों चीज़ आपको हाई मिलेगा यहाँ पर। तो अगर आपका मकसद वेल्थ क्रिएशन है, लॉन्ग टाइम में अच्छे पैसे अगर आप गेन करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें या फिर लार्ज एंड मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपका रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस होकर रहे। ये फंड अपने एसेट का 65% लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, मतलब तीनों फंड में निवेश करते हैं, तीनों तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मल्टी कैप फंड के जो मैनेजर होते हैं वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट को स्विच कर सकते हैं, लार्ज कैप से मिड कैप में, मिड कैप से स्मॉल कैप में। मतलब ज़रूरत और टाइम के हिसाब से जैसा उसे महसूस हो वो स्विच कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट को। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एक इन्वेस्टर अगर खुद से चाहे कि वो लार्ज कैप से मिड कैप या फिर मिड कैप से स्मॉल कैप में स्विच कर जाए तो उन्हें एग्जिट लोड भी पे करना पड़ सकता है और टैक्सेशन का भी मामला हो सकता है उसके साथ। म्यूचुअल फंड की अगली कैटेगरी आती है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। इस कैटेगरी में 3 टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है डिविडेंड यील्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड, मतलब ऐसी कंपनीज जो कैपेबल है अच्छा डिविडेंड प्रोड्यूस करने के लिए, पर ये जरूरी नहीं कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे और आप तक डिविडेंड पहुंच भी जाएगा, क्योंकि एक कंपनीज के पास ये पूरा राइट होता है अपना डिविडेंड रिटेन करने का। पर काफी कंपनीज ऐसी होती है जो अपना डिविडेंड प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है, तो ये फंड अपना 65% पैसा इन्हीं कंपनियों में लगाएगा जो अच्छा डिविडेंड प्रोड्यूस कर सकती है। अगला आता है वैल्यू इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड ऐसे स्टॉक को पिक करता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हो और अंडर परफॉर्म करने की वजह से वो स्टॉक मार्केट में काफी सस्ते में अवेलेबल हो। पर वो सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत अच्छा पोटेंशियल होता है कि फ्यूचर में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छा ग्रो करेगा। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि ये फंड जो होता है वो लगातार टारगेट करता रहता है सस्ते फंड्स को, मतलब सस्ते स्टॉक्स को, ताकि फ्यूचर में वो बहुत अच्छा ग्रो कर सके। अगला फंड है ग्रोथ इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल
और गुड कॉर्पोरेट अर्निंग हो, और जो अपने प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के ग्रोथ के लिए। ये सारी कंपनीज या तो डिविडेंड पे करती ही नहीं है, या करती भी है तो बहुत थोड़ा करती है। अब आती है अगली कैटेगरी जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को बांटा गया है, वो है इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। इसमें से पहला है कॉन्ट्रा इक्विटी म्यूचुअल फंड। ये फंड्स ऐसे होते हैं कि मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है जो करेंटली अंडर परफॉर्म कर रही है, और यहाँ पर एक अजम्पशन रहता है कि जो कंपनी आज बुरा परफॉर्म कर रही है वो आने वाला लॉन्ग टर्म में रिकवर कर जाएगी, क्योंकि आज के डेट में जिस रीजन की वजह से वो बुरा परफॉर्म कर रही है वो शॉर्ट टर्म कंसर्न है, लॉन्ग टर्म नहीं। अब अगला आता है फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखिए मोस्टली जो ज़्यादातर कंपनीज होती है, बल्कि हर कंपनीज 50 से 100 कंपनीज अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करती है, लेकिन फोकस्ड इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होती है वो मैक्सिमम 30 स्टॉक में ही निवेश करती है। तो यहाँ पर रिस्क का फैक्टर बहुत ही ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पर वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं हो पाया, मतलब वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिल पाया इन्वेस्टमेंट को, जिसकी वजह से रिस्क का फैक्टर कम हो सके। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंड में रिस्क तो बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन इस फंड में रिटर्न भी देने की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। अगला आता है सेक्टरल इक्विटी म्यूचुअल फंड। जैसा कि नाम से ही पता है, ये ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो अपने एसेट्स का 80% हिस्सा किसी पार्टिकुलर सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है, जैसे बैंकिंग कंपनीज हो गई या फिर फार्मा कंपनीज हो गई। ये फंड बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप खुद सोचिए, एक फंड का 80% हिस्सा एक ही सेक्टर के अलग अलग कंपनीज में लगी हो या किसी भी एक कंपनीज में लगी हो। अब मान लीजिए कि पूरी इंडस्ट्री ही किसी वजह से, किसी रीजन से बंद अगर होती है, तो उस इंडस्ट्रीज में जितने भी कंपनीज होगी उन सारी कंपनीज के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो इससे तो बहुत ज़्यादा रिटर्न कम होगा ना। लेकिन यहाँ पर हाई ग्रोथ का भी चांस है। सेम एग्जांपल आप ले सकते हैं कि अगर एक ही सेक्टर की अलग अलग कंपनियों में पैसे इन्वेस्टमेंट है, मतलब 80% पैसे इन्वेस्टमेंट है इस फंड का, तो फिर यहाँ पर मान लीजिए कि अगर वो सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ करती है, आने वाला फ्यूचर में 10 साल 12 साल के बाद अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, डेवलप होती है, तो इसका इफेक्ट भी पूरी कंपनी पर पड़ेगा, तो वहाँ पर अच्छा रिटर्न भी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगली कैटेगरी जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया है वो है इक्विटी फंड मैनेजमेंट स्टाइल। देखिए हम लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी तरह पता है कि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है जो पूरे फंड को संभालता है। हाई क्वालिफाइड पर्सन होता है जो हमारे पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करना है, कंपनी को चूज करता है, कंपनी का सिलेक्शन करता है, अच्छे फंड का सिलेक्शन करता है, उसके बाद कब इंटर होना है, कब एग्जिट होना है, इन सारे डिसीजन को लेने में हमारे और आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो। इसीलिए आप अपने पैसे को म्यूचुअल फंड में लगाते हैं। एक्चुअली आप म्यूचुअल फंड पे भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि उस फंड मैनेजर पे भरोसा करते हैं, और आप हमेशा अपने फंड मैनेजर से यही एक्सपेक्ट, यही उम्मीद रखते हैं कि भाई हमारा जो मैनेजर है वो अच्छी जगह पर हमारे पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगा और अच्छा रिटर्न कमाकर हमें देगा। पर फंड मैनेजमेंट स्टाइल भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है एक्टिव म्यूचुअल फंड, और एक्टिव म्यूचुअल फंड जो होते हैं वही फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज भी किया जाता है। यानी फंड मैनेजर आपके पैसे को हमेशा ट्रैक करता रहता है कि कब किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है, कब इंटर होना है, कब एग्जिट होना है, कैसे फंड को मैनेज किया जाएगा, ये सारी चीज़ों को वो ट्रैक करता रहता है, और ज़रूरत के तहत वो अपनी डिसीजन लेते रहते हैं। इसके बदले में वो मैनेजमेंट फी लेता है। दूसरा होता है पैसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड। पैसिव इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होते हैं इसमें फंड मैनेजर नहीं होते हैं, और ये किसी फंड मैनेजर के डायरेक्शन से नहीं चलता है, बल्कि ये किसी पर्टिकुलर एक इंडेक्स को कॉपी करता है, जैसे निफ्टी 50 को हो गया, या फिर सेंसेक्स 30 को हो गया, या फिर किसी पर्टिकुलर एक मार्केट को मतलब कॉपी करता है। मतलब अगर इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, इंडेक्स अगर परफॉर्म करेगा तो इस तरह के जो फंड होंगे वो भी परफॉर्म करेगा। अगर इंडेक्स नीचे की तरफ आएगा तो इसकी भी सारी कहानी मतलब नीचे की तरफ ही आएगी। अब आती है अगली कैटेगरी जिसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड को डिवाइड किया गया है, वो है टैक्स ट्रीटमेंट। ये भी दो तरीके के होते हैं। पहला है ELSS यानी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। ये फंड भी अपने एसेट का 80% हिस्सा इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसमें एक लॉक इन पीरियड होती है 3 साल की। अगर आप 3 साल तक के इस फंड में अपने पैसे को रख लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत मिलने वाले टैक्स डिडक्शन के लिए, जो कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये का होता है। और दूसरा होता है नॉन टैक्स सेविंग स्कीम, मतलब जो ELSS नहीं होता है वो सारे के सारे फंड्स नॉन टैक्स सेविंग इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स देने पड़ते हैं।
आज की वीडियो में इतना ही, बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत कुछ बता दिया, पूरा डिटेल्स कर दिया है इक्विटी म्यूचुअल फंड का। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।